हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लाया हूं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु, और वो है मूलों के रूपांतरण। मूल यानी जड़, यानी जिसको आप रूट कहते हो इंग्लिश में। तो जो पादपों की जो जड़ें होती है उनके रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब यह है रूप में परिवर्तन, कि उनका रूप बदल गया है किसी न किसी कारण की वजह से, या कुछ अनुकूलन के कारण उसके रूप में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया। तो रूपांतरण, रूप में अंतर आ गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट्स जो वर्ड आएंगे तो वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, रिट वगैरह में और भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम उन सभी की चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है मूलों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। तो मॉडिफाई हो गई है वो रूट्स किसी कारण वजह से, कुछ अनुकूलन उसने अपना लिए हैं जिससे वो मॉडिफाई हो गई है। अब रूट यानी मूल, आप सभी जानते हो, पादप जिसकी वजह से जो धरती में जो खड़ा है वो क्या है, रूट्स है, मूल है, जड़। और जड़ क्या करते हैं, पादप को एक अतिरिक्त सहारा देते हैं या एक सपोर्ट देते हैं। भूमि जो है, मिट्टी उसके साथ उसको, पादप को बांधे रखती है। मिट्टी से मिलने वाले जो खनिज लवण है वो उपलब्ध कराती है, मिट्टी से जल को उपलब्ध कराती है। तो ये काम होता है क्या, जड़ों का, कि उसको सहारा देना, खड़ा रखना, खनिज लवण उपलब्ध कराना, जल उपलब्ध कराना। नॉर्मली काम तो यह है जड़ों का। लेकिन कुछ कारणों से उनके जो कार्य में रूपांतरण आ गया है, वो मॉडिफाई हो गई है, उसके रूप में परिवर्तन आ गया है। तो वो इन काम के अलावा कुछ और भी काम कर रही है, तो हम उसको कहेंगे मूलों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो अपने काम से हटकर कुछ अलग काम वो करती हुई यहाँ हमको मिलेगी। तो यहाँ कई प्रकार से इसको बांटा गया है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कारिकीय कारणों से मूलों में क्या रूपांतरण। तो कारिकीय कारणों से मूलों में रूपांतरण। फिजियोलॉजिकल, तो कार्य हमारा जो क्या है वो क्या प्रकार है, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मूलों के रूपांतरण में पहला हम प्रकार पढ़ रहे हैं। इसके कई प्रकार से बांटा गया है, तो वो और प्रकार हम अलग वीडियो में लाएंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, कारिकीय कारणों से मूलों में रूपांतरण। तो कारिकीय कारणों के आधार पर मूलों के क्या क्या रूपांतरण देखे गए हैं, उनके बारे में आज का हमारा टॉपिक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कारिकीय कारणों से मूलों में क्या रूपांतरण। यह ध्यान रखना आपको, क्या पढ़ रहे हैं हम, कारिकीय कारणों से मूलों में रूपांतरण। तो बात समझ में आ गई, टर्म्स क्या है, अपने काम के अलावा कुछ काम करती हुई यहाँ मिलेगी, उनके रूप में क्या आ गया, अंतर आ गया, मॉडिफाई हो गई है वो। तो मूलों में क्या रूपांतरण, वो भी किसके आधार पर, कारिकीय कारणों के आधार पर मूलों में रूपांतरण। और इसमें हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है श्वसनी मूल या मूलें। श्वसनी मूलें यानी रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स यानी श्वसनीय मूलें। तो यहाँ नाम से पता चल रहा है मूल किसका कार्य कर रही है, श्वसन का कार्य कर रही है। मूल का काम क्या था, पानी उपलब्ध कराना, खनिज लवण उपलब्ध कराना, स्थिरता प्रदान करना। लेकिन यहाँ मूल कुछ अलग कार्य कर रही है, कार्य किए कुछ अलग कार्य हो गया इसका, और वो क्या कर रही है, श्वसनीय मूलें, यानी वो श्वसन का काम कर रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है, O2 CO2 का आदान प्रदान कर रही है मूलें। तो ऐसे मूलों को हम क्या कहेंगे, श्वसनीय मूलें। इनको एक और नाम दिया गया हुआ है न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर। तो ये टर्म्स आपने कहीं सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। न्यूमेटोफोर क्या है या किन पादपों में ये पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, आप कई एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेते हैं, न्यूमेटोफोर किन पादपों में पाई जाती है, तो अभी बात करेंगे। तो न्यूमेटोफोर देखो, ये पहली बात तो ये पाई जाती है लवण मृतोद्भिद जो पादप होते हैं, किन्हें पाई जाती है, लवण मृतोद्भिद पादप, यानी ऐसी मृदा जिसमें लवणों की अधिकता होती है। दलदल वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ वो मिट्टी जो होती है वो उसमें पानी ज़्यादा होता है, यानी उसको दलदली बोलते हैं। उसमें लवणों की भी अधिकता होती है, कैल्शियम के, सोडियम के, मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं उसमें। और साथ में ही
वो क्षारीय भी होती है। लवणीय, क्षारीय, दलदली जो क्षेत्र होता है, जो लवण मृदोद्भी जो पादप जिनको बोलते हैं, हाइड्रोफाइटिक जो पादप होते हैं उनमें, तो उनमें ये जड़ें आपको मिलेगी कौन सी, न्यूमेटोफोर मूल्य आपको उनमें मिलेगी। तो उनको, उन वनस्पति को एक विशेष भी नाम दिया गया है और वो नाम दिया गया है मैंग्रोव वनस्पति या पादप। मैंग्रोव वनस्पति या पादप। तो बात क्या है, श्वसनीय मूल्य या न्यूमेटोफोर, उनको ही कहते हैं श्वसनीय मूल्य को, रेस्पिरेटरी आपकी रूट्स। तो देखो क्या होते हैं, कुछ पादप ऐसी जगहों में उगे होते हैं, यानी दलदली इलाकों में उगे होते हैं। दलदल का मतलब यह है कि मिट्टी के अंदर पानी की दिखता है, वो जलाक्रांत है। क्या है, जलाक्रांत। जलाक्रांत यानी जल से वो आक्रांत है, यानी वहाँ जल की दिखता है और जल में भी क्या मिले हुए हैं, लवण मिले हुए हैं। लवण है और मिट्टी कैसी है, क्षारीय है। मिट्टी कैसी है, क्षारीय या लवणीय। तो उसमें कई सारे लवण, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड उसमें काफ़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ऐसी जगहों को हम क्या कह देते हैं, दलदल की मिट्टी है। ये मिट्टी है, मिट्टी के जो कण है वो ऐसे दूर दूर होते हैं और बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या भरी रहती है, हवा। लेकिन जो दलदली जो क्षेत्र होता है वहाँ मिट्टी के जो कण है उसमें क्या आ गया, पानी आ गया और मिट्टी क्या हो गई, जलाक्रांत हो गई। और जो जैसे इसमें पानी आया तो ये वायु बाहर निकल गई, क्योंकि वायु का स्थान किसने ले लिया, पानी ने ले लिया। तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, जलाक्रांत मिट्टी। अवायवीय हो गई ये मिट्टी, यानी ये वायु बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पानी वहाँ आया तो हवा बाहर निकल गई। अब यहाँ हवा जो सारी थी वो पानी की उपस्थिति के कारण बाहर निकल गई, तो हम उसको बोल रहे हैं दलदल। और साथ में मिट्टी कैसी है, खारी है, एकदम कैसी है, लवणीय है, खारी है, क्षारीय मिट्टी है, खारी मिट्टी है। तो यहाँ पादप को सर्वाइव करने में वैसे भी काफ़ी दिक्कतें होती है। अब पादप की जो जड़ें होती है, आपको पता है कि पादप की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, यह जैसे खड़ी है तो ये क्या कर रही है, यहाँ से जल अवशोषित कर रही है, मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित कर रही है, जल के साथ भी क्या ले जा रही है, खनिज और लवण भी ले जा रही है। तो ये काम होता है जड़ों को, साथ में पादप को स्थिरता प्रदान कर रही है। लेकिन जैसे मान लो यहाँ वो जहाँ यहाँ दलदल में जो पादप जो वनस्पति खड़ी है, तो यहाँ क्या मिट्टी तो है, लेकिन यहाँ जड़ें जो है, जड़ें साथ में क्या करती है, शोषण भी करती है। जड़ें क्या करती है, शोषण भी करती है। इसीलिए तो जिंदा रहेगी, सजीव शोषण होना जरूरी है। और सजीव शोषण कहाँ से करेगी, कि यहाँ जो मिट्टी है उस मिट्टी के बीच बीच में जो कणों के बीच में स्पेस है, तो वहाँ से उसको वायु मिल जाती है, शोषण कर लेती है। लेकिन दलदल में क्या होता है कि जब यहाँ जो मिट्टी है और मिट्टी के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या आ गया, पानी आ गया, तो हवा सारी बाहर निकल गई। तो यहाँ शोषण करने के लिए, जड़ों को शोषण करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं बची, यहाँ वायु नहीं बची, जो अवायवीय मृदा हो गई है, जलाक्रांत मृदा हो गई, जल की दिक्कता हो गई, जिसको हम दलदल बोलते हैं, जिसमें लवण भी है, सारी। तो ऐसे जगहों पर जो वनस्पति जो खड़ी होती है, जो पादप जो झाड़ियाँ उगती है, उसको क्या कहते हैं, मैंग्रोव पादप कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। लवण मृदोद्भिद जो पादप है उनको ये कहते हैं। तो न्यूमेटोफोर कहाँ पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाती है। अब ये क्या करती है, ये जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, ज़्यादा गहराई में वो जड़ें नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे दलदल है और जड़ों का काम पूरी प्रॉपरली होगा नहीं। तो ये क्या करती है, कुछ गहराई में जाती है और एक स्तंभ मूल बनती है, स्टेम रूट बनती है, जो इन जड़ों को एक अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। और अभी क्या है कि अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जड़ें, वैसे जड़ों का जो लक्षण होता है वो क्या होता है आपका, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। कौन सी क्रिया दर्शाती है, जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्रिया दर्शाती है। नहीं, नीचे क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और उसी की दिशा में जड़ें नीचे जा रही है, तो वो हो गई पॉजिटिव, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और इधर क्या है, हमारा ऊपर सूर्य का प्रकाश है और प्रकाश है वो क्या जा रही है, दूर, तो वो क्या गति दर्शाएगी, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती।
तो पादपों में जो जड़ें होती है वो कौन सी गति दर्शाती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जा रही है और प्रकाश से क्या जा रही है? दूर, तो वो हो गया नेगेटिव। लेकिन मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें होती है वो क्या करती है? कुछ दूरी में अंदर जाती है और फिर अपनी जो वायवीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन की पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे जाती है और वापस मुड़कर बाहर आ जाती है खूंटे की तरह। जो खूंटा होता है हमारा, उसकी तरह वो धरती से ऐसे बाहर निकल आती है। तो वो अंदर जाकर ऐसे खूंटों के तौर पर ऐसे बाहर निकल आती है, ऐसे इस प्रकार बाहर निकल आती है। और इनको न्यूमेटोड्स कहते हैं, न्यूमेटोड्स कहते हैं। इन जड़ों को क्या कहते हैं? सॉरी, जड़ों को नहीं, जड़ों को तो क्या कह रहे हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। लेकिन जड़ों के ऊपर यहाँ क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, वातरंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं यहाँ। उन रंध्रों को कहते हैं क्या? न्यूमेटोड्स कहते हैं। अब क्या कि अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ तो ले नहीं सकती, इसलिए खूंटे की तरह बाहर आ गई। और ये जो वातरंध्र है जिनको न्यूमेटोड्स कहते हैं, इनके जरिए वो वातावरण से O2 ग्रहण करती है और CO2 को त्यागती है। इस प्रकार वो क्या कर रही है? श्वसन कर रही है, इसलिए इनको कह दिए श्वसनीय मूल्य, यानी न्यूमेटोफोर। जो किस वनस्पति में पाई जाएगी? मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति का मतलब क्या है? ऐसी वनस्पति जो क्षारीय या लवणीय, दलदली, जो जलाक्रांत, जो मिट्टी में जो उगती है, लवण मृदोद्भिद जो जगह में उगती है, उनको मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। और ऐसी जड़ों को न्यूमेटोफोर कहते हैं। यहाँ जो छिद्र होते हैं उनको न्यूमेटोड्स कहते हैं, जिनसे O2 CO2 का आदान प्रदान होते हैं। और ये जड़ें आपकी कैसी गति दर्शाएगी? देखो नॉर्मली क्या होती है, जड़ें कैसी गति दर्शाती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वाकर्षण बल के और जा रही है। लेकिन देखो ये नीचे गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, लेकिन ये उसके विपरीत जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो ये न्यूमेटोफोर जो जड़ें वो कैसी गति दर्शाती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति दर्शाती है। यानी ये कैसी दर्शाती है? आपकी धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। समझ में आ गई होगी बात कि ये कैसी गति दर्शाती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और नॉर्मली जड़ें कैसी गति दर्शाती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी। लेकिन ये प्रकाश की ओर जा रही है और गुरुत्वाकर्षण बल से विपरीत जा रही है। तो विपरीत जा रही है इसलिए कैसी गति हो जाएगी? ऋणात्मक। और प्रकाश की ओर जा रही है इसलिए हो गई धनात्मक। तो ऐसी जड़ों को कहते हैं श्वसनीय मूल्य, न्यूमेटोफोर। अब एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एक बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल चलता है राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में कैसी जड़ें पाई जाती है? श्वसन मूल्य पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूमेटोफोर कौन से पादप में पाई जाती है? राइजोफोरा में पाई जाती है। राइजोफोरा के अलावा भी आप लिख सकते हो क्या? साल 16 में भी कौन सी जड़ें पाई जाती है? न्यूमेटोफोर पाई जाती है। और इसके अलावा एविसीनिया में भी कौन सी जड़ें पाई जाती है? आपकी न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है। तो पहला हमारा जो रूपांतरण हो गया वो क्या हो गया? श्वसनीय मूल्य। तो कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड निकल के आए हैं, तो आप अच्छे से ध्यान रखना, इनका एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ लिए जाते हैं। दूसरी जो हम जड़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्द्रताग्राही जड़ें। दूसरा रूपांतरण कौन सा है? आर्द्रताग्राही जड़ें। आर्द्रताग्राही जड़ें, या इनको कहते हैं अधिप जो पादप होते हैं, एफिड्स होते हैं, उनके आधार पर इनको क्या है? अधिपादपीय जड़ें, एपिफाइटिक रूट्स। तो दूसरा हमारा रूपांतरण क्या है जड़ों का? आर्द्रताग्राही जड़ें, आर्द्रताग्राही जड़ें या अधिपादपीय जड़ें, एपिफाइटिक रूट्स। तो आर्द्रताग्राही, आर्द्रता का मतलब होता है नमी यानी जल, और ग्राही का मतलब ग्रहण करना। और ये अधिपादपों में पाई जाती है। अधिपादप जो होते हैं, एपिफाइटिक जो वनस्पति होती है, उनमें पाई जाती है, इसलिए हो गए अधिपादपीय जड़ें। यानी अधिपादपों में पाई जाने वाली जड़ें अधिपादपीय जड़ें, या आर्द्रता को ग्रहण या नमी को ग्रहण करने वाली आर्द्रताग्राही जड़ें। अब देखो जो अधिपादप होती है, अधिपादप, जिनको आप क्या कहते हो? एपिफाइटिक जो वनस्पति कहते हो, अधिपादप। अधिपादप, अधि का मतलब ऊपर और पादप, यानी ये वनस्पति कहाँ निवास करती है? पादपों के ऊपर निवास करती है।
जैसे कोई पादप का तना है, शाखा है, तो उसके ऊपर ये वनस्पति पाई जाएगी इस प्रकार। तो ये कोई शाखा है पादप की, तो इस पर ये जो पादप उग गया उसको हम क्या कहेंगे, अधिपादप, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स अधिपादप, पादप के ऊपर। और यहाँ जो जड़ें होती हैं वो वायवीय जड़ें होती हैं। सभी पादपों में आप जड़ें देखो जो कि भूमिगत होती है, भूमि के अंदर रहती है, वायवीय नहीं होती है, वो अवायवीय होती है, क्योंकि वहाँ वो अंदर है भूमि के, वायु में, हमारे वायुमंडल में नहीं है, वो वायुमंडल से अंदर भूमि के अंदर, तो उनको हम जड़ों को नॉर्मली बोलेंगे अवायवीय जड़ें। लेकिन देखो यहाँ ये भूमि में नहीं है, ये तना के ऊपर ऐसे लटक रही है बेल की तरह, तो ये कैसी होगी, वायवीय जड़ें हो गई। कौन सी वनस्पति में मिलेगी, अधिपादपों में, एपीफाइट्स में मिलेगी, इसलिए इनको बोल दिया अधिपादपीय जड़ें, यानी अधिपादपों में पाए जाने वाली जड़ें, एपीफाइट्स में पाए जाने वाली जड़ें। अब ये क्या करती है, ये जो जड़ें होती हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण ये जो जड़ें हैं वो कैसी होती है, हरे रंग की होती है या हरी होती है। तो हरी होगी तो क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी। क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी। और प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, CO2, तीसरा क्या चाहिए, जल, और चौथा क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ये कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो प्रकाश देखो यहाँ से सूर्य से इसको मिल जाएगा, CO2 भी वातावरण से मिल जाएगी, और क्लोरोफिल इनके पास है ही, इसीलिए हरी है। जल की आवश्यकता पड़ेगी, और जल कौन उपलब्ध कराती है, जड़ें, तो वो भूमि के अंतर्गत होती है, वो भूमि से खींच के पादप को जल उपलब्ध करा देती है, और फोटोसिंथेसिस हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण, वो अपना भोजन बना लेती है। लेकिन ये तो जल है ही नहीं भूमि के अंदर, ये तो कहाँ लटक रही है, वायु के अंदर, तो इसको जल तो उपलब्ध करना पड़ेगा। इसलिए आर्द्रता ग्राही, ये क्या करती है, नमी को ग्रहण करती है। तो ये जड़ें क्या कर लेती है, वायुमंडल में जो नमी होती है उसको क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो यहाँ से जल भी मिल जाएगा। और इस प्रकार ये जड़ें क्या कर लेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी, भोजन निर्माण में मदद करेगी। तो इस प्रकार ये क्या है, वायवीय जड़ें हैं, किस में पाई जाएगी, अधिपादपों में, वायु में लटकती रहती है। और ये क्या करते हैं, वायु में उपस्थित नमी को, आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार का एक उत्तक पाया जाता है, ये ध्यान रखना आप, वेलामेन, वेलामेन नामक उत्तक। कौन सा उत्तक पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, अधिपादपों में कौन सा उत्तक पाया जाता है, वेलामेन नामक उत्तक पाया जाता है। वेलामेन नामक उत्तक यहाँ पाया जाता है, और यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वेलामेन उत्तक किसमें पाया जाता है, अधिपादपों में पाया जाता है। और ये उत्तक को हिंदी में क्या कहते हैं, और इस उत्तक को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता ग्राही गुठिका, आर्द्रता ग्राही गुठिका। तो वेलामेन को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता ग्राही गुठिका, इंग्लिश में कह देते हैं इसको, एक विशेष नाम दे दिया गया वेलामेन। और ये कई प्रकार के मृत, रेशेमय और स्पंजी उत्तकों से बना होता है। स्पंजी यानी सॉफ्ट टाइप होते हैं जिनमें बीच में स्पेस होते हैं। और ये क्या करते हैं, उत्तक, वेलामेन उत्तक क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित नमी, आर्द्रता को ग्रहण करके उसको वहाँ पानी को इकट्ठा कर लेता है बूंदों के रूप में, और फिर वो यहाँ काम ले लेता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, भोजन बनाने के रूप में उसको क्या कर लेता है, वो काम में ले लेता है। यानी वो अपनी पानी की जो पूर्ति है वो इस प्रकार आर्द्रता ग्रहण करके कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आर्किड नाम सुना होगा आपने, ऑर्किड, आर्किड या ऑर्किड आपने नाम सुना होगा, काफी प्रचलित नाम है। तो ऑर्किड्स में, ऑर्किड्स जो होते हैं उनके जो फूल है वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। इनके फूल काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक, महीने महीने भर तक, और काफ़ी रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो ऑर्किड्स या आर्किड्स जो होते हैं उनमें कौन सी जड़ें पाई जाती है, आपकी आर्द्रता ग्राही जड़ें पाई जाती है, अधिपादपीय जड़ें पाई जाती है, जिनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, वेलामेन नामक उत्तक पाया जाता है। ऑर्किड्स के अलावा और कौन सा पादप में होती है, वांडा, वांडा में भी अधिपादपीय जड़ें पाई जाती है। और इनके अलावा
केटलिया। तो वांडा, ऑर्किड्स और केटलिया में कौन सी जड़ें पाई जाती है? आर्द्रताग्राही। और ऊतक कौन सा होता है? वेलामेन, स्पंजी ऊतक, जो क्या कर लेता है? नमी को ग्रहण कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और पानी की पूर्ति पादप इस प्रकार अपनी कर सकता है। तो ये एक प्रकार का अनुकूलन होता है, एक तरह का क्या होता है? रूपांतरण होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी तीसरा रूपांतरण है वो है स्वांगीकारी। स्वांगीकारी जड़ें या रूट्स। स्वांगीकारी जड़ें, स्वांगीकारी जड़ों का मतलब यहाँ क्या है? स्वांगीकारी जड़ों का मतलब है कुछ पादपों की जो जड़ें होती है उनमें क्लोरोफिल होता है और वो हरे रंग की होती है, इसलिए वो किस में मदद करती है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, भोजन बनाने में मदद करती है। जैसे आपका सिंगाड़ा, यानी जिसको ट्रापा कहते हैं, ट्रापा। तो सिंगाड़ा है। इसके अलावा गिलोय, गिलोय तो नाम आपने सभी सुना होगा, गिलोय, गुडुची। तो ये क्या है? इन पादपों की जो जड़ें हैं उनमें क्या है? क्लोरोफिल है, इसलिए जड़ें कैसी होती है? हरी होती है। और इसलिए क्या करती है ये? प्रकाश संश्लेषण करती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है और पादप के लिए भोजन बनाती है। तो यहाँ जड़ें एक हटकर काम कर रही है, अलग काम कर रही है। एपीफाइट्स में पादप की जड़ें नमी को इकट्ठा कर रही थी, श्वसन मूल्य में श्वसन कर रही थी, और यहाँ ये जो जड़ें हैं वो क्या कर रही है? प्रकाश संश्लेषण कर रही है। तो ये क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया, रूपांतरण हो गया। तो स्वांगीकारी जड़ें का मतलब यही होता है कि सिंगाड़ा, गिलोय ऐसे पादपों में जो जड़ें होती हैं वो हरी होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है और इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करके पादप के लिए क्या बनाती है? भोजन बनाती है। नेक्स्ट हमारा रूपांतरण हम देखें तो वो है हमारा प्रजननकारी जड़ें। चौथा, प्रजननकारी जड़ें। नाम से ही विदित हो रहा है प्रजनन, यानी जनन में मदद करने वाली है अब इस बार। तो जड़ों का एक अलग ही काम आ रहा है और वो क्या है? प्रजनन। तो ऐसी जड़ें जो क्या करती है? अपने कायिक जो भाग होते हैं उनमें कुछ अपस्थानिक कलिकाएं पैदा होती है और फिर उनसे वो एक अपना नया पादप का निर्माण कर सकती है। तो उनको कहते हैं प्रजननकारी जड़ें। तो पादप के जो कायिक भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती से अगर एक नया पादप बन जाए तो उसको कायिक जनन कहते हैं। तो यहाँ जैसे मान लो शकरकंद और डहेलिया, तो शकरकंद और डहेलिया की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है? प्रजननकारी जड़ें होती है। तो जड़ों पर छोटे छोटे से प्रकंद, अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है और इनके प्रत्येक भाग जो टुकड़ा अलग हो जाएगा वो एक अलग पादप का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार वो अपनी संतति को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी जड़ों को कहते हैं प्रजननकारी जड़ें। शकरकंद, डहेलिया वगैरह पादपों में पाई जाती है। तो ये अपनी संतति को बढ़ाने में मदद करती है। इनमें जड़ों में क्या पाया जा रहा है? कायिक जनन द्वारा वो अपना निर्माण कर रही है संतति का अपस्थानिक कलिकाओं के माध्यम से। अगली जो जड़ें आती है वो आती है चूषक जड़ें। चूषक जड़ें या चुष्कांग भी बोल सकते हो आप इसको, चूषक जड़ें या चुष्कांग। तो चूषक जड़ें क्या करेगी? सकिंग यानी चूसने का काम करेगी। तो नाम से पता चल रहा है चूषक यानी चूसने का काम करेगी, सकिंग का काम करेगी, सकिंग रूट्स। तो ये तो आप सभी जानते हो, क्या? आपकी अमरबेल, जिसको क्या कहते हैं? कुसकुटा। अमरबेल यानी कुसकुटा। तो अमरबेल या कुसकुटा में कौन सी जड़ें मिलेगी आपको? चूषक जड़ें मिलेगी। और ये क्या करती है? देखो दो चीज़ होती है, एक तो होता है परजीवी और एक होता है परपोषी। दूसरों का पोषण करने वाला परपोषी और दूसरों से अपना भोजन लेने वाला परजीवी। पर यानी दूसरों पर जीवी यानी दूसरों से भोजन लेकर जीवित रहता है। पर यानी दूसरों का क्या करता है? पोषण। परपोषी, तो ये तो दूसरों का पोषण करता है और ये दूसरों पर जीवित रहते हैं दूसरों का भोजन लेकर। तो जैसे मान लो कोई परपोषी पादप है, ये पादप हो गया जो जिसको भोजन देगा वो परपोषी है, और इसके ऊपर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? परजीवी, दूसरों पर रहकर जीवन अपना बिता रहे हैं।
तो अमरबेल क्या करती है, किसी परपोषी जो पादप होता है जिससे वो अपना भोजन लेगी, उसमें से अपने कुछ जो चुस्कांग होते हैं उनको अंदर दबा के उनके से जो उत्तक होते हैं उनमें उनको पिरो देते हैं, और उनको पिरो कर अपने चुस्कांगों को पिरो कर वहाँ से जो उनका जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है उसको वो शक करते रहते हैं, उनको वो अवशोषित करते रहते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं करते हैं, जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतनी वो कर लेते हैं, ताकि पादप जो है वो भी ना मरे। अगर उनका सारा वो अवशोषण कर लेंगे भोजन का तो परपोषी मर जाएगा, परपोषी मर जाएगा तो ये भोजन किससे लेगी, परजीवी, तो ये भी मर जाएगी। इसलिए पर्याप्त मात्रा में इतना भोजन लेती है कि ये भी जिंदा रहे और खुद भी जिंदा रहे। तो इस प्रकार अमरबेल जो होती है वो चुस्कांग के माध्यम से, चुस्कांग क्या एक प्रकार की जड़ें हैं जो परपोषी के उत्कों में पैरो दी गई और वहाँ से उसका जो भोजन है वो ले लिया गया, चूस लिया गया, और वो यहाँ अमरबेल किसके भांति काम करेगी, परजीवी की भांति, और जिस पर वो जिंदा रहेगी वो किसके भांति काम करेगी, परपोषी की भांति वो काम करेगा। तो यहाँ अमरबेल क्या होगी, परजीवी होगी, दूसरों पर जीवन वो अपना बिता रही है। और इसी प्रकार आप इसमें और किसको शामिल कर सकते हो, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी। तो कुस्कुटा और ओरोबैंकी कैसी जड़ें पाई जाएगी, उसमें चूषक जड़ें। तो जड़ों का देखो अलग काम आ रहा है, चूसने का काम आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कार्य के रूप से रूपांतरण हो गया। तो कसकुटे में यानी आपके अमरबेल में कौन सी जड़ें पाई जाती है, चूषक जड़ें पाई जाती है, और अमरबेल यहाँ परजीवी है और जिस पादप पर वो रह रही है वो परपोषी है। नेक्स्ट जो जड़ें की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कवक मूल, कवक मूल, कवक रूट्स। तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ कवक के साथ मूल सेट हो गई। कवक एक प्रकार का है आपका जगत है जिसमें आपके जैसे मशरूम वगैरह आते हैं शामिल, सांप की छतरी जिसको बोलते हैं मशरूम वगैरह, उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, जो उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं, उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं उनके साथ जड़ों के साथ संबंध बना लेते हैं, और उन जड़ों को क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं, माइकोराइजल रूट कहते हैं, माइकोराइजल रूट। और वो उनके साथ जो संबंध होता है वो एक पॉजिटिव संबंध होता है, यानी एक सहजीविता का संबंध होता है, दोनों को सह संबंध से फायदा होता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता है। तो यहाँ जो कवक मूल के साथ जो संबंध बनाता है वो पाइनस बनाता है। पाइनस जो आपका नग्नबीजी जो पादप होते हैं उनमें से एक उदाहरण होता है पाइनस। तो ये एक क्या है, अनावर्त बीजी का उदाहरण है पाइनस। ये क्या करता है, कवक के साथ अपनी मूल के साथ संबंध बनाता है, इसलिए इसकी जो पाइनस की जो जड़ें उनको क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। तो यहाँ एक अलग ही कार्य हो गया, वो क्या हो गया, कवकों के साथ सहसंबंध बनाना, और वो किस में पाया जाता है, पाइनस में। और एक बात और बता दूं, पाइनस जिरार्डियना, पाइनस जिरार्डियना जो होता है उसके जो बीज होते हैं उनको भूनकर खाया जाता है, जिनको चिलगोजा कहते हैं, चिलगोजा। तो वो पाइनस जिरार्डियना का होते हैं जो उनके बीजों को खाया जाता है चिलगोजा के रूप में। तो यहाँ क्या हो रहा है, सहजीविता पाई जा रही है किसके साथ, कवकों के साथ और उच्च वर्गीय पादपों के साथ। और पाइनस क्या है, एक अनावृत बीजी पादप है, इनके जो बीज है वो किसी आवृत में बंद नहीं होते हैं, ओपन होते हैं, इनको नग्न बीजी बोलते हैं, आपका जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ जड़ों का अगला और लास्ट हमारा जो रूपांतरण आता है वो आता है मूल ग्रंथिकाएं, मूल ग्रंथिकाएं, नोडुल्स, रूट नोडुल्स। तो यहाँ पता चल रहा है मूल किस में बदल गई है, ग्रंथिकाओं में, छोटे छोटे गांठें बन गई है। ये आप देखे होंगे चना जो होता है, तो चने को जब आप उखाड़ोगे तो उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें आपको ऐसी गांठें मिलेगी। चना का जो पादप है उसमें आपको जड़ों में क्या मिलेगी, गांठें मिलेगी। चना जो दाल जो कुल होता है उनको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं। लेग्यूम का मतलब यहाँ गांठ है, तो गांठ वाले पादप। तो यहाँ लेग्यूमिनेसी कुल में जितने भी जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में क्या बनेंगी, गांठें, जैसे मटर है, आपका मूंग है, मोठ है, चना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जड़ों के साथ जीवाणु, जड़ों के साथ कौन सा संबंध बना रहा है, जीवाणु।
पहले कौन बना रहे थे, कवक, अब कौन बना रहा है, जीवाणु, बैक्टीरिया। तो यहाँ क्या करता है, कुछ जीवाणु होते हैं लाभदायक जीवाणु, वो इन जड़ों, ये जो ग्रंथियाँ होती है, जो गांठें होती हैं, उनमें रहते हैं। तो जीवाणु को रहने के लिए आवास मिल जाता है और जीवाणु उस बदले में पादप को क्या उपलब्ध कराता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में मदद करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, तो यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। तो जड़ों का एक अलग ही काम हो गया है कि नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहे हैं इन गांठों में उपलब्ध जीवाणु, और जीवाणुओं को यहाँ क्या मिल गया है, आवास। तो एक ऐसा संबंध हो गया है, सहजीवन हो गया, सहजीविता का उदाहरण हो गया, सहजीविता, सिम्बायोसिस, यानी दो प्रजातियां, दो जीव एक साथ रह रहे हैं, दोनों को फायदा है लेकिन नुकसान किसी को नहीं है, तो ऐसे जीवन को सहजीवन, सिम्बायोसिस या सहजीविता कहते हैं। तो यहाँ जड़ें के साथ संबंध बना रही है, सहजीविता का संबंध बना रही है। और जो जिन पादपों की जड़ों में गांठें पड़ती हैं उनको लेग्यूमिनेसी कुल में शामिल किया गया है। और वो इस दौरान क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होते हैं, और ये कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन पादपों को उपलब्ध कराते हैं, जो पादपों की ग्रोथ होती है, और पादप बदले में उनको आवास दे देते रहने के लिए। और आपने सुना भी होगा राइजोबियम, राइजोबियम मोलिलोटाई नामक जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है, लाभदायक जीवाणु होता है। तो पादपों के साथ राइजोबियम का कैसा संबंध हो गया, सहजीवन का संबंध हो गया, सहजीविता का एग्जाम्पल हो गया। तो राइजोबियम आपके जो दाल कुल या लेग्यूमिनेसी कुल के साथ सहजीवन बनाता है, एक बैक्टीरिया है जो सहजीविता का उदाहरण है, पादप प्लस राइजोबियम, जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है पादपों को। तो ऐसे जो गांठें बन जाती हैं उनको मूल ग्रंथिकाएं, रूट नोडुल्स कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे क्या, कार्य की आधार पर जो मूलों के रूपांतरण। अब हम अलग अलग प्रकार के रूपांतरण इनमें लेके आएंगे। हम कई प्रकार के कई सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोज है वो डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।